हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। और एक बार फिर से आपका स्वागत है कलाम सीरीज में। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारी कलाम सीरीज चल रही है, हालांकि कुछ महीने पहले से कलाम सीरीज चल रही है। कलाम सीरीज के तहत हम आपको करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन, क्योंकि पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का रिपीटेशन देखने को मिलता है, तो आपके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, मतलब मस्ट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। तो इसी के तहत हमने आपको देने शुरू किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन, और कलाम सीरीज का इसका हमने नाम दिया। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे पेपर सॉल्व एमएट का। अब एमएट का पेपर अगर आपने हमारे चैनल पर अगर आपने हमें फॉलो कर रखा है, तो उसमें अब तक आपको एमएट की अगर मैं बात करूं तो पेपर इस बार का जो पेपर हुआ था 23-24 का पेपर, तो उसमें हम आपको अभी तक इंग्लिश यूनिट सॉल्व करा चुके हैं। आपने वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख लें। रीजनिंग का आपको सॉल्यूशन मिल चुका है ना, इंग्लिश का भी मिल गया है, रीजनिंग का भी मिल गया है, जो फिलॉसफी पूछी जाती है उसका भी मिल गया है, वीडियो अपलोड हो चुकी है। और एक यूनिट जो आती है साइकोलॉजी, है ना, साइकोलॉजी एमएट का मैं आपको क्या बता रही हूँ, सिलेबस बता रही हूँ, जो कि जो है एमयू में पूछा जाता है, ठीक है। फिर एक साइकोलॉजी का भी इसमें जो है यूनिट पूछा जाता है। ये सब कितने नंबर के हैं? 2020 के हैं, ठीक है। फिर एक पूछा जाता है इसमें करंट एजुकेशनल अफेयर्स, ये सारे पूछे जाते हैं 100 मतलब एक यूनिट जो है आपको 20 मार्क्स का देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इससे पहले की वीडियोस मैं बोलूंगी कि आप देख लें, क्योंकि रिपीटेशन देखने को मिलता है, तो आपके लिए जरूरी हो जाता है इन सारे पेपर्स को लगाना। चलिए इस वीडियो में मैं बात करूंगी करंट एजुकेशनल अफेयर्स, जो कि बहुत सारे बच्चों की परेशानी का सबब बना हुआ है कि उनको या तो कंटेंट नहीं मिलता मार्केट में, या फिर वो अगर गूगल से अगर अपने कोशिश करते हैं करने की तो टाइम बहुत लग जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए तब हेल्पफुल होगी अगर आप नोटबुक लेके बैठिएगा, पेन लेकर बैठिएगा, और जो भी मैं पॉइंट आपको ऐड कराऊं वो आपने क्या करना है, नोटबुक में ऐड जो है लिख लेना है, ठीक है। और अगर आपको ये भी नहीं करना है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है और स्पीड के साथ में आपको जो है स्पीड बढ़ा के आपको वीडियो देखनी है, तो आप लिख नहीं पाएंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, और ये जो पीडीएफ है, ये जो पीपीटी है, आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, तो उस पे आप डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो मैंने खुद इसमें ऐड कर रखा है, इसमें मैंने खुद लिख रखा है, तो आप लिखने से बच सकते हैं अगर आप टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लें, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो वहां से आपको ये पीपीटी जो है मतलब जैसे मैं कराऊंगी वैसे ही आपको फौरन टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं पेपर का सॉल्यूशन। एमयू एमएड की बात मैं कर रही हूँ, और इस बार का जो पेपर हुआ था उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो अगर मैं ये पेपर का सॉल्यूशन दे देती हूँ तो आपके पास 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन चला जाएगा, ठीक है। मतलब 2023-24 का पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला ही क्वेश्चन नंबर 81, और वीडियो में बने रहिएगा। मैं इसमें ये भी बताऊंगी कि आप ये जो करंट एजुकेशनल अफेयर्स है उसको आप तैयार कैसे कर सकते हैं, कैसे इसकी तैयारी आप करके अपने फुल मार्क्स में ला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्या है? नेशनल एजुकेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब अगर मैं शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो एनसीटी, ठीक है। NCT has recently launched ITEP which stands for, आपसे पूछा जा रहा है कि NCET ने एक जो प्रोग्राम लॉन्च किया है ITEP, उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आपको पता होगा, अभी काफी न्यूज में भी था इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया ITEP, और उसका नाम है आई से इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो हमारा आंसर तो ये हो गया। अब इसमें एक्सप्लेन करने वाली जो चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। इस क्वेश्चन का फिलहाल मैंने आंसर बता दिया, क्योंकि ये फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, फुल फॉर्म है, याद ही करना पड़ेगा। तो फुल फॉर्म है इसका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब हम इससे एनसीटी से जो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एनसीटी से और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसके बारे में
पता कर लेते हैं या उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, लोगो आपको दिख रहा होगा, इस लोगो को आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखने का मतलब यह है, आपसे जो पेपर में लोगो नहीं पूछा जाएगा कि लोगो का पिक्चर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताओ किसका लोगो है, ऐसे तो पहचान ही लेंगे। तो लोगो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें आप ये देख रहे हैं, इसमें अगर आपको दिख रहा होगा तो ये क्या लिखा हुआ है, गुरु गुरुतमो धाम, है ना, गुरु गुरुतमो धाम, ये क्या है, लोगो है, मोटो है, किसका, एनसीटी का। तो एनसीटी का मोटो या फिर मैं लोगो बोलूं, ये आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, ठीक है। आपको दे देगा, लेकिन ये हिंदी में नहीं देगा, इंग्लिश में देगा। तो इसका मोटो क्या है, गुरु गुरुतमो धाम, इंपोर्टेंट है आपको याद। इसमें हालांकि पीपीटी में जितने भी पॉइंट होंगे सब इंपोर्टेंट होंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा बकवास और आपको स्किप करना है, नहीं, मैंने खुद ही बुलेट पॉइंट में ही सारा ऐड किया है। फिर आपको दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो रखना है रीजनल कमेटी। इसकी रीजनल कमेटी है, और रीजनल कमेटी की मैं बात करूं तो नॉर्थ में कौन है, जयपुर, साउथ में है बेंगलुरु, और ईस्ट में है भुवनेश्वर, और वेस्ट बंगाल में है भोपाल, ठीक है। क्या है, इसकी 4 रीजनल कमेटी है, जिसका नाम है, या नॉर्थ में जो है, नॉर्थ में है जयपुर, साउथ में है बेंगलुरु, ईस्ट में है भुवनेश्वर, वेस्ट में है भोपाल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनसीटीई का जो साउथ में जो रीजनल कमेटी है वो कहाँ है, ठीक है। ऐसे ही करके नॉर्थ का पूछा जा सकता है, ऐसे करके ईस्ट का पूछा जा सकता है, ऐसे ही करके वेस्ट का पूछा जा सकता है। और इससे पहले एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी का रीजनल इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखिएगा। एनसीटी का रीजनल क्या है, रीजनल कमेटी है, जो कि 4 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एनसीटी की, देखिए एक बार कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, एनसीटी के कितने हैं, 4, वो क्या है, रीजनल कमेटी। लेकिन एनसीईआरटी का जो है, एनसीईआरटी के जो रीजनल इंस्टीट्यूट हैं वो है 5, कितने हैं, 5, आपको ध्यान रखना। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसके रीजनल जो है इंस्टीट्यूट से। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी के भी जानना, क्योंकि कंफ्यूज ना होना है कि नॉर्थ में किसका है, साउथ में किसका है, ईस्ट का किसका है, वेस्ट में किसका है, और एनसीटी का कौन सा है और एनसीईआरटी का कौन सा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैं एनसीईआरटी का भी लिखवा देती हूँ, आप लिखिए, ऐड करिए। चल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अब फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ अभी इसमें स्पेस यहीं बना के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये वाला लिख लीजिए, ठीक है, ये लिख लीजिए। चलिए मैं ऊपर ही लिख देती हूँ। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, यहां मैं लिखती हूं, ठीक है। एनसीईआरटी का 1 2 3, थोड़ा टाइम लगेगा इस वीडियो में, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3 4 एंड 5। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो वो है अजमेर, भोपाल, ठीक है, भुवनेश्वर, ठीक है, 3 ये हो गए, अजमेर, भोपाल और भुवनेश्वर, क्लियर है। बाकी की अगर मैं बात करूं, इसमें 2 और हैं, 2 और हैं, मैसूर और शिलोंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के कितने हैं, 5, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। एनसीटी के हैं 4, जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और भोपाल, क्लियर है। अब आगे बढ़े, हाँ आगे नहीं बढ़ना, अभी एनसीटी से और हम इंपोर्टेंट और जानते हैं। एनसीटी का आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर है इसका कहाँ, न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और इसका चेयरपर्सन आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है। इसमें इस स्लाइड से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे नॉर्थ में एनसीटी का रीजनल कमेटी कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है, साउथ में कौन सी है, इसका मोटो क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका चेयरपर्सन कौन है ना। तो इस तरह के, तो चेयरपर्सन जो इसका प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ, सारा डेटा मैं अपडेटेड दूंगी। आज का अगर मैं वीडियो दे रही हूँ आपको, मतलब आज तक का है ये, है ना। कल को अगर चेंज हो जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो प्रोफेसर योगेश सिंह, चेयरपर्सन कौन है, प्रोफेसर योगेश सिंह, क्लियर है। ऐसे ही ये पूरा सेम पीपीटी आपका मिल जाएगी टेलीग्राम पे। आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82।
हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट चेयरपर्सन, क्या पूछा जा रहा है, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी। मतलब आप देख रहे हैं, पहली बात तो करंट एजुकेशनल अफेयर्स कितने नंबर का है, 20 है ना, 20 में से भी लगातार दूसरा क्वेश्चन एनसीटी। तो किस टॉपिक से ये कब कौन सा क्वेश्चन उठा लें कुछ नहीं कहा जा सकता, कितने क्वेश्चन बना दें ये भी नहीं कहा जा सकता। एक ही टॉपिक से इन्होंने 2 क्वेश्चन दे दिए और कोई सा टॉपिक ऐसा होगा कि ये टच भी नहीं करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन दे दें, ऐसा नहीं है। ये इनका मन है तो यूजीसी ही 3-4 क्वेश्चन दे दें और मन करे तो यूजीसी को बिल्कुल टच भी ना करें। तो आपको करना सारा है, किसी टॉपिक को छोड़ नहीं देना है। किस टॉपिक से 1-2 साल से क्वेश्चन नहीं आया मतलब नहीं पूछेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो पिछला भी रिपीट कर सकता है, 2-3 साल पहले का रिपीट कर सकता है, और अगर 2-3 साल से नहीं पूछा जा रहा है तो हो सकता है वो इस बार उस टॉपिक से पूछ ले, आपके लिए इंपॉर्टेंट सारा हो जाता है। तो एनसीटी से पूछा क्या जा रहा है कि इसका प्रेजेंट जो है चेयरपर्सन कौन है। इससे पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि चेयरपर्सन कौन है, प्रोफेसर योगेश सिंह। उस एग्जाम के टाइम पे भी यही थे और फिलहाल भी यही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा योगेश सिंह, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 83 क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च परख, क्या है परख, टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन स्टूडेंट, इट स्टैंड्स फॉर। कुल मिला के आपसे इस क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ रहा है कि आपको बतानी है परख की फुल फॉर्म। ठीक है, तो परख की फुल फॉर्म जानने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं। परख क्या है, तो परख जो है ये इसका फुल फॉर्म सबसे पहले परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पूछा क्या जा रहा था, हमसे यही पूछा जा रहा था कि परख की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो हमने जब देखा कि फुल फॉर्म इसमें क्या है, इसमें P स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस, है ना। आपको P का ध्यान रखना है कि P स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस। तो इसमें आप देखिए प्राइवेट, नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा, परफॉर्मेंस ये हमारा आंसर हो सकता है, प्राइवेट ये हमारा आंसर नहीं होगा, प्रायोरिटी ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। फिर भी इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम और भी इंपॉर्टेंट इससे जान लेते हैं, क्योंकि अगर ये पूछा गया है कि परख जो है, देखिए इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। कि कितने बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे ये कि परख किसने लॉन्च किया है, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि किसने लॉन्च किया है, मतलब सॉरी, इसका फुल फॉर्म क्या है ये तो हमने जान लिया, एक क्वेश्चन तो फुल फॉर्म से हो गया, है ना। और ये ऐसे ही पूछता है, इसका जो है जो एक मेथड है पूछने का, फुल फॉर्म से पूछ लेगा, चेयरपर्सन से पूछ लेगा, या फिर मोटो पूछ लेगा, ये एस्टैब्लिश ईयर पूछ लेगा। इन पर आपको जो है फोकस करना ही करना है। तो परख का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है इसे लॉन्च किसने किया है। लॉन्च, हालांकि क्वेश्चन में दे दिया है कि ये जो लॉन्च किया है गवर्नमेंट इंडिया ने लॉन्च किया है या इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की भी किस एजेंसी ने लॉन्च किया है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट ईयर हो सकता है ये आपसे पूछ भी ले, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां से बन जाएगा कि इसका लॉन्च किसने किया है। फिर आपसे ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि इसका ये जो परख है, जो प्रोग्राम है, ये एजुकेशन के किस लेवल के लिए है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर एजुकेशन, किसके लिए है। तो आपके यहां से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो परख को आपको ढंग से पढ़ना होगा। चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा और परख के बारे में। तो हमने फुल फॉर्म देख लिया। अच्छा, लॉन्च जो किया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मतलब AICTE ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया, AICTE। अब एक क्वेश्चन यहां से और बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, मेरी ये वीडियो में एक एक स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमएड AMU की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि करंट एजुकेशनल अफेयर्स में आप अच्छा स्कोर कर पाए, 100% स्कोर की मैं बात नहीं करूंगी, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। ठीक है, मैं भी अभी भी स्टूडेंट हूं, मैं प्रिपरेशन कर रही हूं, तो मुझे भी पता है मेरा जो एक, और एज ए टीचर अगर मैं करंट एजुकेशनल अफेयर्स आपको दे रही हूं तो ये भी मुझे लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि मैं 100% आपको नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी ये है ना, करंट अफेयर्स कब कहां से क्या पूछेगा नहीं पता। तो मैं नहीं आपको गारंटी दूंगी
बोलूंगी कि आप ये वीडियो देख लें 100% आपका स्कोर हो जाएगा, नहीं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखते हैं, है ना, करंट एजुकेशनल अफेयर्स के नोट्स आप बनाते हैं या फिर ये पीपीटी पढ़ते हैं, तो आपका जो स्कोर जितना होना था उसमें इंक्रीजमेंट जरूर देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो आपको ये करना है कि इस पीपीटी में जो भी एक एक पॉइंट है वो आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो AICT जो है किसने लॉन्च किया है इसको, परख को AICT ने, क्लियर। और AICT का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो AICT का फुल फॉर्म जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ये जो परख है वो क्यों लॉन्च हुआ है, एम पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, एम पूछा जा सकता है। तो एम जो है इसका, कंडक्टिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड स्कूल। मतलब अगर मैं बात करूं तो स्कूल्स में जो मतलब सेकेंडरी है ना, हायर सेकेंडरी लेवल है, उसमें उसके लिए ये लॉन्च हुआ है, क्लियर। और किसके लिए हुआ है, जो स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए परख जो है वो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है एसर। और यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि आपसे दे देगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASER, है ना, या फिर ASER स्टैंड्स फॉर। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको बोला करंट एजुकेशनल अफेयर्स को पढ़ते टाइम आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। इसका फुल फॉर्म एस्टैब्लिशर, चेयरपर्सन, है ना, ये चीजें तो आपको ध्यान रखनी है। तो एसर मतलब क्या है, रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग, आपसे पूछा गया है कि एसर जो है तो वो इसमें से कौन सी जो एक ये एजेंसी है, टीच फॉर इंडिया, स्माइल फाउंडेशन या फिर NGO प्रथम या उड़ान इंडिया फाउंडेशन, इनमें से कौन सी एजेंसी जो है एसर जो है वो रिपोर्ट जो है वो जारी करती है ना, आपसे ये पूछा गया है। चलिए सबसे पहले हमें इसका आंसर जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर एसर है क्या, है ना, एसर है क्या, तब हम इसका इस्टेब्लिशर मतलब जानने की कोशिश करेंगे। इससे इंपॉर्टेंट बाकी और भी फैक्ट। चलिए ये है एसर, मतलब ये एसर नहीं है, ये एक पिक्चर है खाली। और क्या कहना चाह रहा है, एसर है क्या, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है इसका एसर, और अच्छा ये नोट्स बनाने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, एसर यहाँ पर लिखा होना चाहिए और एसर के सामने इसका फुल फॉर्म लिखा होना चाहिए, जो कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इज अ नेशन वाइड हाउस होल्ड सर्वे। क्या है, हाउस होल्ड सर्वे। आपसे पूछा जा सकता है कि एसर जो है वो क्या है, एक एजेंसी है ना, एक एजेंसी है या फिर एक हाउस होल्ड सर्वे है। तो आपसे एक पूछा जा सकता है, तो क्या है ये, हाउस होल्ड सर्वे है, ठीक है। एसर क्या है, रिपोर्ट क्या है, हाउस होल्ड सर्वे पे बेस्ड है। घर घर जाके ये लोग सर्वे करते हैं। सर्वे किसका करते हैं, दैट कैप्चर्स द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रंस इनरोलमेंट, किसका, चिल्ड्रंस का इनरोलमेंट, बच्चों का इनरोलमेंट जानने की ये कोशिश करते हैं, कैप्चर्स करते हैं। एंड लर्निंग आउटकम्स रूरल इंडिया एवरी ईयर। आपको समझ में आया कि आखिर एसर क्या है, एसर है एक रिपोर्ट जो कि किस पे बेस्ड है, हाउस होल्ड सर्वे। और हाउस होल्ड सर्वे किसका, रूरल इंडिया, मतलब एक जो गांव का, गांव ग्रामीण भारत जो है, जो गांव के लोग हैं उसमें, गांव के लोगों का इनरोलमेंट नहीं, गांव में जो बच्चे हैं उनका इनरोलमेंट स्कूल में कितना है, ठीक है। इसके इस डेटा पे बेस्ड है हमारा क्या, एसर रिपोर्ट, ठीक है। समझ में आया, जैसे आपको दिख रहा होगा ये क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, सर्वे कर रहा है, हाउस होल्ड सर्वे। हाउस होल्ड सर्वे का मतलब समझते हैं आप, घर घर जाके जो सर्वे होता है, घर घर जाके जो रिपोर्ट होती है, जो कि एक अगर इसमें बायस अगर ना आए, है ना, अगर जो सर्वे कर रहा होता है अगर वो भेदभाव ना करे, जैसे मुस्लिम, है ना, हिंदू या फिर क्रिश्चियन या फिर इस तरह का सर्वे, इस तरह का उसमें जाके डोमेन में जाके अगर सर्वे ना करे, अगर ओरिजिनल अगर वो सर्वे करता है तो ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है, क्योंकि उसमें हकीकत निकल के आती है ना, रियलिटी हमें नजर आती है। इस टाइप अब ये इसका हमें पता चल गया कि एसर आखिर है क्या, एक रिपोर्ट सर्वे, है ना। अब ये करता कौन है, इसको करता कौन है, इसको करता है प्रथम, क्योंकि सर्वे करने वाली भी तो कोई एजेंसी होगी, ऐसा थोड़ी खुद से ही सर्वे हो गया।
कि गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट नहीं है, ये किसका है, प्रथम नाम का एनजीओ है जो कि क्या करता है, ये रिपोर्ट जारी करता है और एवरी ईयर करता है। क्या एवरी ईयर, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने ईयर के गैप में ये रिपोर्ट आती है, तो आपको याद रखना है एवरी ईयर। ठीक, अब इसके बाद में प्रथम जो है, अब हमारा आंसर जो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर तो हो गया एनजीओ प्रथम। क्लियर? हाँ, अब बाकी और हम बातें देखेंगे कि आखिर ये प्रथम स्टार्ट कब हुआ था। प्रथम जो है 1995 में इस्टेब्लिश हुआ, और कब कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ था। मुंबई में जो स्लम एरिया है वहाँ के बच्चों के एजुकेशनल इनरोलमेंट देखने के लिए कि बच्चों का इनरोलमेंट कितना है स्कूलों में, तो ये प्रथम जो एनजीओ था वो सामने आया था। ठीक है, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995, और कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, जो कि आज ये पूरे देश में काम कर रहा है। ठीक है, आज ये पूरे देश में काम कर रहा है, और किसके लिए काम कर रहा है, ग्रामीण लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, रूरल इंडिया में काम कर रहा है। ठीक है, उनके बच्चों को। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब प्रथम का मतलब क्या होता है, अगर मैं प्रथम को हिंदी में लिखूं तो इस तरह से लिखा जाता है, हालांकि ये संस्कृत का वर्ड है। प्रथम का मतलब होता है फर्स्ट। ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट। अब मैं और अगर बात करूं कि अब प्रथम की जो है सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, तो ये इंडिया लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है इन द एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन के सेक्टर में है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए पूछा जा सकता है कि एजुकेशन के सेक्टर में सबसे जो लार्जेस्ट जो है प्लेटफॉर्म कौन सा है, एनजीओ कौन सा है, तो वो क्या है, एनजीओ है ये। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो है प्रथम। क्लियर है? चलिए, फिर अब आपके लिए एक फैक्ट और जानना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका चेयरमैन कौन है, इसका चेयरमैन कौन है। तो चेयरमैन है इसका अजय जी परामल। कौन है, अजय जी परामल। और ये अभी जो मतलब मेरा जो सोर्स रहता है करंट एजुकेशनल अफेयर्स के नोट्स बनाने का, या फिर ये जो मैंने पीपीटी तैयार की है, तो ये मेरा जो इनकी जो साइट होती है ना, ऑफिशियल साइट से ही मैं डेटा लेती हूँ, ऐसे नहीं मैं कहीं से भी गूगल करके उठा लूँ। तो और जो मेरे इस पर करंट एजुकेशनल अफेयर्स के जो नोट्स बेस रहते हैं, वो भी किस पे रहते हैं, जो है ऑफिशियल जो साइट होती है उसी। तो मैं कहीं वैसे गूगल से नहीं करती हूँ, जैसे ही मेरे करंट एजुकेशनल अफेयर्स के नोट्स आपको दिख रहे होंगे, जो आपको भी मिल सकते हैं अगर आप तैयारी करते हैं, क्योंकि एमएट के इस वाली जो पेपर है 23-24 में, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से देखने को मिले थे। तो आप चाहें तो आप भी ये नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके मुझे नोट्स के बारे में बता सकते हैं। फिलहाल आपके लिए ये जानना हो, आपने ये जान लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कंडक्टेड सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज टू कलेक्ट comprehensive data and on all aspect of water bodies in India between 1819 में जो हमारा जल शक्ति मिनिस्ट्री है, उसने एक कंप्रीहेंसिव सर्वे किया है ना। किस पे, जाहिर सी बात है जब जल शक्ति करेगा, जल का मतलब वाटर होता है, तो वो किस पे बेस्ड है, वाटर बॉडीज पे ही होगा, जाहिर सी बात है वाटर बॉडीज का ही कर रहा होगा। 1819 में किया था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1819 में जब इसने सर्वे किया तो वो कौन सा था, फर्स्ट था, सेकंड था, या थर्ड था, या फिर फोर्थ था। तो हम जानेंगे इसका आंसर सीधा, ये फर्स्ट था। 1819 में फर्स्ट टाइम जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है उसने सर्वे किया था, पूरे इंडिया में किया था, कंप्रीहेंसिव सारी जो वाटर बॉडीज थी, पॉन्ड्स हो या फिर मतलब जैसे जो भी इनका वाटर बॉडीज थी, उन सबको इसने इंक्लूड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप इस क्वेश्चन पर जरा गौर फरमाएंगे, इसी क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कब का है, 1819, पूछा कब गया, 2023-24 के पेपर में। आपको समझ में आ रहा है, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 4 साल के पहले का करंट अफेयर्स इनके लिए करंट अफेयर्स है। तो नहीं कहा जा सकता करंट अफेयर्स की कहां से उठाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन फिक्स है, जैसे एजुकेशनल एजेंसीज, बॉडीज, वहां से अगर आपने कर लिया तो फिक्स है, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और बाकी ऐसे क्वेश्चन का ही रिपीटेशन करते हैं, क्योंकि अब से 4 साल पहले का इन्होंने क्वेश्चन उठाया है, तो जाहिर सी बात है रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पीवाईक्यूज लगाने आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। द अमंग द फॉलोइंग इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब यूजीसी का आपसे पूछा गया है चेयरमैन कौन है। आंसर करेंगे, आप सबको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एमयू एंट्रेंस बीएड हो चाहे एमएड हो, पूछा जाता है, पूछता ही है।
आंसर करेंगे सभी। देखिए यूजीसी से जैसे मैंने पहले से ही मैं बोलती आ रही हूँ कि यूजीसी से जो क्वेश्चन पूछेगा उसका फुल फॉर्म पूछेगा, उसका एस्टैब्लिशर पूछेगा, उसका जो है मोटो पूछेगा या फिर उसका चेयरमैन पूछेगा। तो 2 क्वेश्चन अब तक आपको देखने को मिल गए। अभी सिर्फ मैंने 6 क्वेश्चन कराए, 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन किस पे देखने को मिल गए आपको, चेयरमैन पे, ठीक है, और 2 क्वेश्चन किस पे आपको देखने को मिल गए, फुल फॉर्म पे। तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाता है और बाकी कुछ नहीं। अब इसका जानने से पहले हम इसका आंसर जानने से पहले कुछ इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखने की कोशिश करेंगे। यूजीसी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। इसका जो चेयरमैन है वो प्रोफेसर MJ कुमार है, मम्मीदाला जगदीश कुमार, ठीक है। इनका फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि आपको यहाँ दिख रहा होगा लिखा हुआ ज्ञान विज्ञान विमुक्तया, ये क्या है, लोगो है किसका, यूजीसी का, ठीक है। तो और यहाँ इसके नीचे लिखा हुआ ज्ञान विज्ञान विमुक्तया, सीधा क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। हिंदी में नहीं देगा, लिखा हुआ इंग्लिश में होगा, लेकिन होगा ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। पूछा जाएगा कि ये किसका लोगो है, किसका मोटो है, तो किसका है, यूजीसी का, ध्यान रखिएगा। फिर एक इसमें जो ज्ञान विज्ञान विमुक्ति तो इसने बोल दिया, क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, ये क्या है, इसका टैगलाइन है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल किसका लोगो है, किसका मोटो है, ये इसी का लोगो है, यूजीसी का, ठीक है। तो क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और यहाँ से इसके ही क्या बोलते हैं, इसके लोगों से ही पूछता है, जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं लिखवा देती हूँ। आप लिखिए, जैसे ज्ञान विज्ञान विमुक्ति किस में है, संस्कृत में है ये तो, और आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिखवा देती हूँ। ज्ञान वैसे दिख रहा होगा, विज्ञान विमुक्तया, ठीक है। ये किस में है, ये संस्कृत में है, किसमें, संस्कृत। इसी को अगर इंग्लिश में पूछेगा, तो क्या लिख के देगा, नॉलेज, और यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नॉलेज लिबरेट्स, ये किस में है, इंग्लिश में। मतलब क्या है, इसका लोगो ही है ये, समझ में आया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन आपको लिख लेनी है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट, अच्छा हम इसी के बारे में हम पूछ लें। आपको एस्टैब्लिशर भी आपका पता होना चाहिए, इसका एस्टैब्लिशर कौन सा है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, M जगदीश कुमार, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। डाइट्स, DIET इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब क्या पूछा जा रहा है कि इट स्टैंड्स फॉर, मतलब डाइट की फुल फॉर्म पूछ ली, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है जिससे जो है फुल फॉर्म से अभी तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डाइट्स की फुल फॉर्म पूछिए, तो डाइट्स है क्या, सबसे पहली बात तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऐसा प्रोग्राम है, पूरे इंडिया में चलता है पहली बात तो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलने वाला प्रोग्राम है। ये क्या करता है, टीचर को ट्रेनिंग देता है। किसको देता है, टीचर को ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग अगर दे रहा है तो T4 इसका जो है, T4 है ट्रेनिंग। तो T4 ट्रेनिंग किस में आया है, ट्रेनिंग इसमें भी है, ट्रेनिंग इसमें भी है, टीचिंग है नहीं होगा, टेक्नोलॉजी है नहीं होगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर A और B तो हमारा आंसर हो सकता है। अब इसमें देखेंगे A है या फिर B है, ठीक है। एम्पावरमेंट नहीं है, एजुकेशन है। तो हमारा, मैंने तो इसका फुल फॉर्म भी नहीं पढ़ा, आंसर आ गया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग किसकी, बच्चों की नहीं है, ध्यान रखना। ये आपसे एम में पूछा जा सकता है कि जो ट्रेनिंग किसको देता है, टीचर को या बच्चों को। तो बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देते, बच्चों को ट्रेनिंग देना मतलब निगेटिव वर्ड है, आंसर नहीं होगा, ठीक है। ट्रेनिंग देने का काम बच्चों को नहीं, टीचर को होता है, टीचर को देते हैं। तो हमारा आंसर तो हो गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। डाइट्स आर डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दैट हैव बीन established in each district in India by the Indian government in the Act 1987। 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था। और रिकमेंडेशन किसकी थी, रिकमेंडेशन थी इसका 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, किसकी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 1986
ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो मतलब डाइट था वो किसके रिकमेंडेशन पे आया था। तो डाइट का जो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ट्रेनिंग देने का काम हुआ था, टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम हुआ था, तो वो हुआ था NEP 1986 वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसकी रिकमेंडेशन पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, विच अमंग द फॉलोइंग कंडक्ट्स UGC नेट। UGC नेट मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि प्रोफेसर जब बनते हैं तो उसके लिए नेट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। नेशनल लेवल का होता है तो लिखा हुआ भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो कि खुद मैंने 3 टाइम्स क्वालिफाई किया हुआ है ज्योग्राफी में। तो ये क्या पूछा जा रहा है, टू डिटरमिन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी होती है ये। अब आप बोलेंगे कि मैंने अगर नेट क्वालिफाई किया हुआ तो मैं क्यों नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी। हाँ, मतलब एक ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। उसके बाद में एग्जाम जब वैकेंसी आती है तो उसमें अप्लाई करना होता है, फॉर्म देना होता है, इंटरव्यू देने होते हैं, तब सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है ये क्वालिफाई कर लिया तो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। हाँ, अगर कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आता है तो मैं एलिजिबल हूँ फॉर्म फिल करने के लिए। इतना ही है बस इसका रोल। एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप मतलब JRF, जब PhD करते हैं JRF मिलता है। अगर आपका ये अगर MA करने के बाद में अगर आपका JRF क्वालिफाई हो जाता है, फिर आप PhD करते हैं तो आपको 40,000 पर मंथ मिलता है, ठीक है। तो ये फेलोशिप होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फिलहाल ये कौन करा रहा है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रहा है। 1920 से पहले ये जो कराता था वो UGC कराता था इस एग्जाम को, लेकिन उसके 1920 के बाद में ये NTA को चला गया, NTA, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो फिलहाल ये जो एग्जाम करा रही है वो कौन करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पढ़ने का ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द डॉन स्कूल ट्रायल एक्सपेरिमेंट इम्प्लीमेंटेड ऑन स्टूडेंट्स ऑफ 12th ग्रेड्स, मतलब 12th क्लास की बात हो रही है, टू स्ट्रेंथ चिल्ड्रंस डिसिप्लिन इन इंडोनेशिया हैज रिजल्टेड इन, मतलब क्या है इसमें। इसकी मैं अगर मैं बात करूं तो आप थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इंडोनेशिया में क्या हुआ था, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 स्कूलों को लिया गया, 10 स्कूलों को, ठीक है। और 10 स्कूलों को लेने के बाद में वहां के जो बच्चे थे तो उन्हें क्या किया कि 10 स्कूल के बच्चे 12th क्लास के, उनसे बोला गया कि आपको स्कूल में आना है 5:30। इनकी क्लास स्टार्ट हो रही थी कितने पे, 5:30, और ये इवनिंग का टाइम नहीं है, 5:30 ये AM की बात हो रही है, मतलब मॉर्निंग की, कि 5:30 पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी और आपको 5:30 पे क्लास मतलब स्कूल में। आप सोचें अगर आपको 5:30 पे स्कूल भेजा जाए तो आपको क्या लगेगा, ऐसा लगेगा रात में जा रहे हैं। तो इन बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, 5:30 पे इन्हें स्कूल बुलाया गया। अब 5:30 पे अगर स्कूल जा रहे हैं तो 5:30 पे तो उठेंगे नहीं, ये उठ रहे थे 4 बजे, है ना। 4 बजे जब ये सुबह में उठे, 1 दिन उठे, 2 दिन उठे, 3 दिन उठे, फिर उसके बाद स्कूल गए, पता चला बच्चों में क्या हो गया, डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि इनको नींद तो आ ही नहीं रही थी, नींद इनकी पूरी नहीं हो रही थी, और जब नींद पूरी नहीं हो रही थी तो इनमें जो टेंशन है, इनमें जो डिप्रेशन है वो देखा गया, और इनमें इनका जो वेट था वो भी इंक्रीज हो गया, मतलब वेट भी बढ़ गया, मतलब ये मोटे हुए। तो मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो इसका नाम था द डॉन स्कूल ट्रायल, है ना। अभी देखें सुबह बच्चे जा रहे हैं ना स्कूल, सुबह बच्चे जा रहे हैं स्कूल, प्रेयर कर रहे हैं, रात का ही टाइम लगा है, जाहिर सी बात है 5:30 का मतलब अच्छे खासी रात होती है, सर्दियों में तो और भी। तो इसमें पूछा जा रहा है द डॉन स्कूल ट्रायल एक्सपेरिमेंट इम्प्लीमेंटेड ऑन स्कूल्स और 12th ग्रेड, 12 बच्चों का ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, और डिसिप्लिन सिखाने के लिए, मतलब मॉर्निंग में उठेगा बच्चा तो क्या होगा, डिसिप्लिन में रहेगा, तो ये सिखाने के लिए इसमें इंडोनेशिया में ये। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट उल्टा हुआ। क्यों? बच्चों में तो टेंशन हो गई, बच्चों में जो है डिप्रेशन देखने को मिला। तो वही इसमें पूछा जा रहा है कि इसका रिजल्ट क्या था। इसका रिजल्ट था ऑप्शन नंबर C, स्लीप डेप्रीवेशन अमंग द स्टूडेंट। बच्चों की नींद पूरी नहीं हुई, और नींद पूरी नहीं हुई तो उनमें टेंशन हो गई, उनमें डिप्रेशन आ गया, और वो क्या हो गए, उसका शिकार हो गए, किसका, मोटापे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 हमसे बोल रहा है ISBN इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग। ISBN इनमें से किससे जो है रिलेटेड है।
जनरल से, बुक से, या फिर न्यूज़पेपर से, या ऑल द अबव। तो जो ISBN है ये एक नंबर है, और नंबर किसका है, या आप देखिए ये एक बार कोड होता है, यूनिक बार कोड होता है किसका, द इंटरनेशनल। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ISBN का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बुक नंबर, है ना, बुक नंबर। तो इसका मतलब ये बुक से रिलेटेड है सबसे पहली बात तो हमारा आंसर हो गया इसका बुक, ठीक है। फिर हम और इसमें डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये न्यूमेरिक, मतलब न्यूमेरिक कॉमर्शियल बुक आइडेंटिफायर दैट इज इंटेंडेड टू बी यूनिक, मतलब यूनिक बनाने के लिए ये नंबर दिया जाता है। अब पब्लिशर्स क्या करता है, परचेज करता है टू रिसीव ISBN फ्रॉम एन एफिलिएट ऑफ द इंटरनेशनल ISBN एजेंसी, ठीक है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। आपको ध्यान रखना है ISBN क्या होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो गए और वीडियो लगभग मतलब जो है अगर मैंने सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाए 20 के 20 तो वीडियो जो हो जाएगी वो थोड़ा लेंथी हो जाएगी। इसका जो सेकंड पार्ट है वो इसके बाद आएगा, मतलब उसमें मैं जो क्वेश्चन कराऊंगी 91 से 100 वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF का मतलब टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको क्या कर लेना है, PDF जो है डाउनलोड करके पढ़ लेना है, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और इंशाल्लाह सारे ही पेपर का सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।